साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 5.1 का पहला ही प्रश्न हमारे सामने में है, जहां पर कथन दिए गए हैं। इन कथनों को समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले साथियों, समीकरण हमको बनाना है तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ जो भी शब्द दिए गए हैं, जो कंडीशंस दिए गए हैं क्वेश्चंस के, उनको हमको एक सिस्टम से रखना है। एक सिस्टम को मानते हुए, एक तरीके को मानते हुए उनका एक क्रम व्यवस्थित करके रखना है। जोड़ने के लिए कहा गया है तो प्लस का, गुणा करने के लिए कहा गया है तो गुणा का उपयोग करते हुए हम समीकरण बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। अब इसके लिए हमको समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले साथियों, क्रमागत होता क्या है? तो जैसे देखिए कि हम गिनती में ले लेते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 या फिर और आगे हम बढ़ते जाते हैं तो 10, उसके बाद 11 या फिर और आगे बढ़ते जाते हैं तो 100, फिर उसके बाद 101, इसके पहले 99। इस प्रकार से हम संख्याओं को देखते हैं। इन संख्याओं को ही कहा जाता है क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। तो अब देखेंगे कि ये जैसे कि एक संख्या है, इससे इस संख्या का जो संबंध है या इस संख्या का संबंध है वो कैसा है कि ये इस संख्या से एक ज़्यादा है और इस संख्या से एक कम है। ठीक उसी तरीके से हम 3 को देखते हैं। 3 के आगे यदि 4 आया है तो ये इससे एक ज़्यादा है और इसके पहले वाला इससे एक कम है। आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ज़्यादा होता है, पीछे बढ़ते जाएंगे पीछे घटते जाएंगे तो एक संख्या कम होते जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यदि पहली संख्या हमारे पास x है, ठीक है, तो इसके बाद आने वाली संख्या निश्चित रूप से क्या होगी? x + 1 होगी। क्यों? क्योंकि क्रमागत संख्याओं में क्या होता है? क्रम बढ़ते जाता है। मतलब x में यदि हम एक जोड़ेंगे तो उसकी अगली संख्या, फिर इसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसके बाद अगली 2 संख्या मिलेगी। इसी प्रकार से ये श्रेणी बनेगा। ठीक इसके पहले में यदि हम लेते हैं तो x में से 1 कम करेंगे तो इसके पहले वाली संख्या, यदि 2 कम करेंगे तो इससे और भी पहले की संख्या हमको मिलती जाएगी। यही इसका कंडीशन होता है। तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग है 11 है। तो हम जैसे सपोज कर लेते हैं कि पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या x + 1 है और दोनों का योग कितना कहा गया है? 11। तो हमने यहाँ लिख दिया x + x + 1 = 11। मतलब ये पहली संख्या और इसके बाद आने वाली संख्या, दोनों का योग कितना हो गया? 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो हमने यहाँ पर निकाला है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका x + x + 1 = 11। अब इसके बाद बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की जो आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो टिकेंद्र है उसको हमने t से दर्शाया और तेजराम जो है वो भी t से है। तो हम इसको कुछ दूसरा अक्षर ले लेते हैं। तो t के अलावा हम क्या ले सकते हैं? p ले लिए। चलिए, ये टिकेंद्र है, ये तेजराम है। अब इन दोनों की आयु को हमको देखना है, लेकिन इनका योग क्या कहा गया है? 30 है कहा है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। मतलब टिकेंद्र की आयु और तेजराम की आयु में यदि हम कंपेयर करते हैं तो टिकेंद्र की आयु जो है तेजराम की आयु से दुगनी है। मतलब हम ऐसा कर लेते हैं कि ये टिकेंद्र है और टिकेंद्र की आयु तेजराम मतलब p की आयु से दुगुनी है। तो इसकी आयु, टिकेंद्र की आयु ज़्यादा है और दोनों को बराबर करना है यदि, तो 2 गुनी है। तो p के आयु मतलब तेजराम की आयु में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पास जो कंडीशन बनता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला क्या कहा गया है कि टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 है और उसमें शर्त दे दिया गया है कि टिकेंद्र की आयु जो है तेजराम की आयु की दोगुनी है। तो इसलिए t = 2p हमने किया। क्यों? क्योंकि तेजराम की आयु में जब 2 का गुणा करते हैं तो टिकेंद्र की आयु के बराबर होता है। अब t का मान जो 2p है उसको हम यहाँ पर रखेंगे यदि, तो t की जगह पर यदि 2p रखते हैं तो ये 2p + p = 30। तो ये भी आपका इसके लिए समीकरण हो जाता है। लेकिन कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको जो समीकरण चाहिए वो इस प्रकार से बनेगा
कि उसमें दोनों कंडीशंस जो कहे गए हैं वो शामिल हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर जो है मान के चलेंगे ये हमारा सेकंड कंडीशन ही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, 2p प्लस p इक्वल टू 30, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है, भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, ये आपका हो गया त्रिभुज, और इस त्रिभुज में कहा गया है कि इसकी एक भुजा, जैसे कि मान लीजिए कि ये पहली भुजा, हमने कहा ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो या फिर इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको हमने कहा x, इसको हमने कह दिया y और इसको हमने कह दिया z। तो यहाँ कहा गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा जो है दूसरी भुजा की दुगुनी है। मतलब यहाँ जो ये जो भुजा है ये इसकी, या फिर उल्टा हम ले सकते हैं कि इससे ये दुगुनी है। यदि समझ नहीं आ रहा तो हम चित्र और बड़ा करके बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ चित्र थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसके अकॉर्डिंग हमने जो ये जो हमारे पास भुजाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये भुजा क्या है, बड़ी है, और ये भुजा छोटी है। तो यहाँ कहा गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है। तो मान लीजिए हमने इसको x कहा, तो इससे ये दुगनी है, मतलब ये 2x है। ठीक है, दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है, और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ऐसा यहाँ कहा गया है। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाता है इस प्रकार से कि ये जो है दुगनी वाली भुजा है और ये बराबर वाली भुजाएं हैं। साथियों, यहाँ चित्र मैंने फिर से बना दिया है कि यहाँ क्या दिया है, एक त्रिभुज की एक भुजा, ये जो भुजा है ये इस भुजा की दुगनी है और इसके बराबर है। तो यहाँ इसका मान यदि x है तो इसका 2x हो जाएगा, क्योंकि इसकी दुगनी है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये 2x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है, कंडीशन हो गया। अब हम समीकरण बनाते हैं, भुजाओं का योग 40 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ऐसा चलते हैं तो x पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा बराबर क्या हो गया, 40। इस प्रकार से आपका समीकरण बनेगा, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, x + 2x इक्वल टू 40। तो ये हो गया इसका समीकरण, मतलब इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा x + 2x इक्वल टू 40। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। मतलब मान लीजिए हमने लंबाई को l और चौड़ाई को c से दर्शाया, तो यहाँ क्या कहा गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है। ऑब्वियसली यदि ये आयत है तो आयत में ये लंबाई है यदि, तो ये उसकी चौड़ाई होगी। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। लेकिन ये वर्ग नहीं है, आयत है, तो लंबाई निश्चित रूप से चौड़ाई से अधिक है। तो यहाँ कितनी अधिक है, तो यहाँ जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 अधिक है। अब वो सेंटीमीटर है मीटर है वो पता नहीं, लेकिन ये कंडीशन दिया गया है। उस आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित यहाँ पर क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है साथियों, ये होता है परिमाप का सूत्र। तो हमारे पास परिमाप का सूत्र मिल गया, परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यदि हम यहाँ मान रखते हैं 2 हो गया, लंबाई की जगह पर हमने लिखा l और चौड़ाई की जगह पर लिखा c। तो इसमें हमको क्या है, परिमाप की जगह पर क्या लिखना है, 15, तो हमने 15 लिखा। तो यहाँ पर हो गया 2l + c। लेकिन आप देख सकते हैं c का मान क्या है, l + 3 है, इसलिए c की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, l + 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 15 और यहाँ पर l का 2 से गुणा हो गया 2l, फिर इसके साथ हो गया 2l, फिर इसके साथ हो गया 6। तो ये हमारे पास क्रम आता है, इस क्रम में हमने इनको तोड़ दिया है। आप यहीं तक भी लिखेंगे तो ये हमारा समीकरण जो प्रश्न के अनुसार दिया गया है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से, दोनों ही आपके सही हैं। तो इसके उत्तर आप ऐसा मान सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, 2l + 3 इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा चौथा का।
अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को भी हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्या है कि ये समीकरण बनाना, जब हम समीकरण बना रहे हैं तो समीकरण कैसे बनता है उसकी कंडीशन को भी समझ रहे हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे जो प्रश्न आएंगे एक चर का रैखिक समीकरण में तो ऐसे ही समीकरण दिए रहेंगे जिनको हमको हल करने के लिए कहा जाएगा। तो इसलिए इन पांचों प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हमने बनाया उसको आप समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आप फिर आगे के प्रश्नों को बना पाएंगे। चलिए अभी देखते हैं। रमेश, दिनेश और सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल है। मतलब इनके पास जो पेंसिल है उनकी संख्या ऐसी है कि रमेश के पास जितनी संख्या है, ठीक है, तो उसको वो दो हिस्सों में बांटेंगे। तो दिनेश के पास जो पेंसिल है वो 3 हिस्सों में और सतीश के पास जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब बराबर बराबर मात्रा में यदि हम लेते हैं तो एक बराबर मात्रा के अनुसार इसके पास उस बराबर मात्रा से 2 गुना, इसके पास 3 गुना और इसके पास 4 गुना पेंसिल है। जैसे मान लेते हैं कि बराबर मात्रा जो है x है, ठीक है, तो इस x का 2x जो है दिनेश के पास है, उसी का 3x जो है वो सॉरी ये दिनेश नहीं रमेश है, रमेश के पास है और 3x किसके पास है, दिनेश के पास है। और उसके बाद जो 4x है वो किसके पास है, सतीश के पास है। तो इसका जब हम अनुपातिक रूप में लिखेंगे तो देखिए 2x अनुपात 3x अनुपात 4x और इसमें से x कट जाएगा तो 2:3:4 आ जाएगा, वही अनुपात आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने 2x 3x और 4x रखा है। अब यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है तब समीकरण बनाने के लिए कहा गया तो हम क्या करेंगे, दिनेश का, रमेश का और सतीश का इनके पेंसिलों को आपस में जोड़ देंगे। मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 18। तो ये हमारे समीकरण हो जाते हैं रेडी। 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 18। तो ये हमारे समीकरण किसके लिए, इस पांचवें प्रश्न के लिए। तो ये आपके समीकरण बनाने के तरीके हैं। समीकरण को हमको कैसे समझना है ये भी इसी में शामिल है, क्योंकि हम इनको पढ़ के यदि समीकरण बना सकते हैं तो समीकरण बनाने के साथ साथ समीकरण के प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न शुरू में दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समीकरण बनाना या किस प्रकार से मान हमने रखा है वो समझ में आया होगा और इसकी सहायता से अपन ने समीकरण भी बना पाएंगे। यदि कोई सुझाव है, कोई भी प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।